लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के मूड में जा चुका है। और बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से जो अपनी लिस्ट अभी तक उम्मीदवारों की जारी की गई है, जिन चेहरों को आगे किया गया है, उसमें जो सबसे ज़्यादा चेहरा इस वक्त चर्चा में है, उससे बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बीजेपी के लोकसभा चुनाव में बांसुरी स्वराज जी। बांसुरी जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सुमित जी। बांसुरी जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का अब तो ऐलान भी हो चुका है, और अगर उम्मीदवारी की बात करें, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा जी। यंग फेस हैं आप, और बीजेपी को कहा जाता है कि नए चेहरों को बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद से मौके के तौर पर जो है उन्हें आगे किया जाता है। तो ये जो टिकट का ऐलान हुआ, ये जो मौका मिला, इसे आप कैसे देखती हैं? कितना बड़ा आपके कंधों पर जो है जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई है? पहले तो कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ शीर्ष नेतृत्व की कि उन्होंने इस योग्य समझा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये इत्तेफाक की बात है कि ये टिकट बांसुरी स्वराज को मिली है। ये टिकट मेरी नहीं है, ये प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टिकट है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे पूरी संगठन की शक्ति है। पूरा मेरा भाजपा परिवार जो है वो मेरे साथ लगा है। रही बात कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो देखिए, चुनाव है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लूंगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसको अकेले नहीं निभा रही। उम्मीदवार कमल का फूल है, हम सब कार्यकर्ता जुटे हुए हैं ग्राउंड पे काम करने में। जी। अगर मैं इसको ये कह के पूछूं, क्योंकि बांसुरी स्वराज को एक कार्यकर्ता के तौर पर आपने कहा एक मौका मिला है, लेकिन आपके साथ एक बहुत बड़ी लेगेसी जुड़ी हुई है, आपकी माता श्री की, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की। और ये जो लेगेसी है, इसे लेकर दबाव महसूस होता है? लगता है कि इस जिम्मेदारी को आगे लेकर जाना और ज़्यादा जो है वो कठिन होगा? आसान लगता है, मुश्किल लगता है इस लेगेसी को आगे लेकर जाना? मैं आपको सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं लेगेसी का प्रेशर ले ही नहीं रही। मुझे लगता है ये बाकियों के दिमाग में, जहन में ज्यादा हो सकता है। मुझे तो माँ का आशीर्वाद लगता है। और मैं कहूंगी, आज मेरा 14वां दिन है कैंपेन का। जो माँ के प्रति स्नेह है जनता में, वो आशीर्वाद बनकर बरस रहा है। और साथ में जनता जनार्दन का अगाध विश्वास है मोदी जी की गारंटी पे। क्योंकि मोदी जी की गारंटी से भी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, सुशासन का आश्वासन है। जनता ये देख रही है, दो पहलू हैं। एक तरफ तो मोदी जी ने जो जो मैनिफेस्टो में वादे लिखे थे, पूरे के पूरे, जिसे कहते हैं ना, सारे वचन पूरे करे हैं जी। दूसरी तरफ आप देखिए, विकसित भारत का जो उन्होंने एक विजन लिया है, उसको एक संकल्प की तरह ग्राउंड रियलिटी में तब्दील कर रहे हैं। एक तरफ तो जो वचन लिखे थे, जैसे धारा 370 हटाना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना, भव्य राम मंदिर का निर्माण करना, ये सारे के सारे हमारे मैनिफेस्टो में लिखे हुए वचन उन्होंने पूरे करे हैं। दूसरी तरफ विकसित भारत में अगर आप देखें तो 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शंस देना, जिसमें से 2,52,000 दिल्ली में देना और नई दिल्ली में 33,000 गैस कनेक्शंस देना, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उभारना, 11,000 करोड़ रुपए का लोन बिना गारंटी के रेडी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर्स को देना। कहते ना, जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी मोदी लेते हैं। और इसीलिए मैं बता रही हूँ, मेरा रास्ता सुगम हो गया है। तो 2019 के मुकाबले, क्योंकि 7 सीटें, मैं खासतौर पर दिल्ली के बारे में बात करूंगा, दिल्ली की जनता ने जो है बीजेपी को दी, उसके मुकाबले इस बार का चुनाव आपको लगता है कि टिपिकल होने वाला है, या फिर नहीं, एक बार फिर से भरोसा जताएगी जनता? मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में देगी। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि जो फिलहाल दिल्ली की राजनीति में जो तमाम चीजें हो रही हैं, एक तरफ दिल्ली के सीएम हैं, आपको जानकारी है ही इस बात की कि एक बार फिर से समन जो है वो किया गया। उनका कहना है कि एक नकारात्मक राजनीति जो है वो हो रही है। बार बार ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि सबसे ज़्यादा अगर डर लग रहा है बीजेपी को, या फिर राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से लग रहा है। नकारात्मक राजनीति अगर हो रही है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की युति से हो रही है। देखिए, कितना ज्यादा आज आतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसी का उदाहरण ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि इतनी पढ़ी लिखी मंत्रिमंडल होने के बावजूद दिल्ली में मुख्यमंत्री खुद इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब कानून की बात आती है तो अज्ञानता झलकती है।
कानून की जो नॉलेज है वो जीरो है। इन्होंने समन्स का 8 बार निरादर करा है जी। पीएमएलए लॉ ये कहता है कि अगर आपको समन इशू हुआ है तो मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि आप उस समन का आदर करें। जब जब आप समन का निरादर करते हैं तो आप सेक्शन 174 आईपीसी में एक नया अपराध कर रहे हैं और इसीलिए ईडी को जाकर ये याचिका दायर करनी पड़ी थी। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अरविंद केजरीवाल जी ने वो जांच में जुड़ना नहीं पसंद करा, उन्होंने खुद न्योता दिया एक नए केस को अपने खिलाफ। 8 बार जब उन्होंने समन का निरादर करा तो 174 आईपीसी में एक नया अपराध करा। और ये जो याचिका जो ईडी ने दायर करी, इसमें ये नहीं देखा जा रहा कि समन वैध है कि अवैध है, पर यह देखा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आईपीसी 174 सेक्शन के तहत पनिश किया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्होंने समन्स का निरादर करा। इसके बारे में अब वो पूरे में भ्रमित कर रहे हैं। ये है नकारात्मक। यही मैं कहना चाह रहा हूं। उन्होंने आज जो, क्योंकि आपने खुद ही उसका जिक्र कर दिया, आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, कोर्ट में मसला टिका नहीं, कोर्ट ने जो है उस पर जमानत दे दी। मैं वही तो कह रही हूँ, देखिए कितना गुमराह कर रहे हैं। देखिए अगर सम्मान लीगल है कि इलीगल है, ये तय करना तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है जी। एक सामान्य व्यक्ति की तरह आपको भी कोर्ट जाना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ समन्स लगाइए, वो तो आपने करा नहीं। आप तो आम आदमी के आवरण में इतने खास आदमी हैं, आपने बड़ी उद्दंडता से अलग अलग बहाने बनाए 8 बार कि आप नहीं जुड़ेंगे जांच में। तो तय हो गया कि 174 आईपीसी में आपने खुद उस समन्स का निरादर करके एक अपराध कर दिया। लेकिन आज जो माननीय मंत्री आतिशी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें पूरी तरह गुमराह करने का प्रयास करा है। ये तय करना कि ये समन वैध है या नहीं, ये तो इस प्रोसीडिंग्स का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये प्रोसीडिंग्स तो केवल ये देखेंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जब जब उन्होंने अनादर करा इन समन्स का, तो उनको क्या सेक्शन 174 आईपीसी में पनिश करा जाना चाहिए या नहीं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह नकारात्मक बात भी करी, गलत भी बोला। लेकिन जब संवैधानिक संस्थाओं की बात आती है तो उनके लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गुंडा कहा जाता है, ये जो शब्दावली है, ये सवाल खड़े नहीं करती है कि आप एक संवैधानिक पद पर हैं और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? ये किस तरीके का? सुमित जी बिल्कुल करती हैं। माननीय मंत्री आतिशी जी स्वयं एक संवैधानिक पद पर हैं। जिस तरह की अभद्र भाषा उन्होंने आज प्रयोग करी है, न केवल जांच एजेंसियों के लिए लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी, ये उनको शोभा नहीं देती। भाषा का संयम तो रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आगामी चुनाव में आप देख लीजिएगा, जनता का वोट उनकी इस चोट का जवाब होगा। विधानसभा चुनाव का जिक्र वो करते हैं, वो कहते हैं कि विधानसभा चुनाव राजधानी दिल्ली के हों, एमसीडी में हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ, और इसीलिए परिस्थितियां बदल रही हैं। और जैसे मैंने 2019 के चुनाव का जिक्र भी किया, मुश्किल होने का जो मैंने सवाल किया वो इसलिए कि पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग चुनाव लड़ रहे थे, अब गठबंधन की स्थिति आ गई है। आपको लगता है कि ये जो सिचुएशंस हैं या फिर जो आंकड़े हैं, ये कुछ बदलेंगे इसकी बात सिचुएशन? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनकी युति हुई है या नहीं, क्योंकि बहुत विनम्रता से याद दिलाना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तो अपने बच्चों की शपथ ली थी कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने यू टर्न करा है। दिल्ली की जनता का उन पर से विश्वास उठ चुका है। दूसरी बात, ये गठबंधन स्वार्थ पर टिका हुआ है। जब जब कोई गठबंधन स्वार्थ पर टिकता है तो राष्ट्रहित और राजधर्म दोनों की बलि चढ़ती है। ये ऐसी युति है जो संदेश खाली पे चुप्पी साधे हुई थी। वहां पे जो अपराध हुए हैं माताओं और बहनों के साथ, वहां पर इन्होंने गठबंधन धर्म बनाया और चुप्पी साधे रहे। दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ही एक लीडर पर इतने संगीन आरोप लगे हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के ही एक वर्कर की माइनर बेटी के साथ छेड़खानी करी, पॉक्सो का केस आया है। लेकिन आप देखिए, चुप्पी साधे हैं कांग्रेस के नेता भी और आम आदमी पार्टी के नेता भी। एक बार फिर राष्ट्रहित और राजधर्म की बलि चढ़ गई गठबंधन का धर्म निभाते निभाते। ऐसे में दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है, वो जानती है कि ये गठबंधन जो है जर्जर कर भुरभुरा जाएगा। इस बार राजधानी दिल्ली में जो मुद्दे होंगे, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में, हालांकि अमूमन यही कहा जाता है कि विधानसभा के चुनाव के मुद्दे जो लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं, और खासतौर पर दिल्ली में
जब नतीजे आते हैं तो बहुत चौंकाने वाले होते हैं दोनों ही चुनाव के अंदर। लेकिन इस बार आपके लिहाज से कौन से वो मुद्दे हैं जो ज्यादा इम्पैक्ट जो है राजधानी दिल्ली में जनता के लिहाज से करेंगे? देखिए, एक ओवरऑल मुद्दा जो है, मुद्दा तो क्या है, एक रिपोर्ट कार्ड मोदी सरकार का हम लोग लेके जाएंगे। जी। दिल्ली में जो डेवलपमेंट हुई है, अभी हाल ही में आप देखिए इनॉग्रेट हुआ है गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे। जी। एक नहीं बल्कि दो मेट्रो कॉरिडोर्स की भेंट यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली निवासियों को दी है। साकेत से लाजपत नगर और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, ये जो हुआ है। बाकी भी जितनी भी योजनाएं दिल्ली में ग्राउंड तक पहुंची हैं, वो एक हम लोग रिपोर्ट कार्ड जरूर लेके जाएंगे। लेकिन अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो मुझे लगता है उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जिसका लाभ पूरे भारत में है, अरविंद केजरीवाल जी उसको अपने राजनीतिक लाभ के हित के कारण या लाभ के कारण उसको दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे। जैसे आयुष्मान भारत, आप भी जानते कि आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर मिलता है लाभार्थियों को। दिल्ली वासियां बिल्कुल वंचित हैं क्योंकि दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री उसको लागू ही नहीं होने दे रहे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली निवासियों के लिए होने वाला है आम आदमी पार्टी का करप्शन। ये वो पार्टी है जो एक बहुत एंटी करप्शन प्लैंक पे चुनी गई थी, लेकिन आज के दिन के सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक बहुत लंबी लिस्ट अगर मैं बोलूं, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, फर्जी दवाइयों का घोटाला, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट का घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, क्लासरूम्स का घोटाला, इतनी लंबी लाइन बन गई है घोटालों की कि दिल्ली की जनता त्रस्त है। और ये भी मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ा स्थानीय मुद्दा बनने वाला है। वो कहते हैं कि जो नकारात्मक राजनीति का जिक्र हुआ कि हमें तो ये पता ही नहीं कि जल बोर्ड में घोटाला कौन सा हुआ है, हमें तो उसकी जानकारी नहीं और समन भेज दिया गया। हाँ, बहुत भोले बनते हैं। चलिए जांच में जुड़िए, आपको भी पता चल जाएगा। अच्छा बांसुरी जी, जैसे अगर आप ग्राउंड पर जाती हैं, जो तमाम चीज़ें आप देख रही हैं, जनता जिस तरीके से जो कनेक्ट कर रही है, रेस्पॉन्स कैसा है, दूसरा उम्मीदें क्या हैं और किस तरीके का बदलाव जो है वो दिल्ली की जनता, आपकी लोकसभा सीट है जहां से आप उम्मीदवारी पेश कर रही हैं, वहां की जनता उम्मीद कर रही है? देखिए, कृष्ण कृपा से रिस्पांस बहुत अच्छा है। मोदी जी की प्रति बहुत ज्यादा विश्वास है, मैं कहूंगी आदर है, स्नेह है और प्रेम है जनता का। और वो मोदी की गारंटी, जो विकास की गारंटी है ना, मोदी की गारंटी को मानकर लोग वो चाहते हैं वो दोबारा अब की बार 400 पार के संकल्प को सिद्धि तक जनता जनार्दन पक्का लेके जाएगी। लोकसभा जब चुनाव की बात हो रही है पूरी दिल्ली के अंदर, तब आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी आपकी दावेदारी और साथ ही पूरे जो है दिल्ली के अंदर ये जो जिम्मेदारी है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए भले ही इस वक्त जो है कॉन्टेस्ट किया जा रहा हो, क्योंकि दिल्ली का चुनाव तो उसके बाद विधानसभा चुनाव उसके बाद भी होना है, तो ये दोनों चीजें आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगी। ये कितना आपको लगता है कि इम्पैक्ट डालेगा आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर? मैं इतना जानती हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को चूज नहीं करेगी। उन्हें, क्योंकि जब मुद्दों की बात होती है, आपने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उससे जो है चुनौती मिलना, उन्हें चुनौती देना इतना आसान नहीं है। उसके उत्तर वो कहते हैं कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड का आपने जिक्र किया, हमने वो दिया कि उनके मॉडल में ये पैरामीटर्स हैं कि इतने लाख तक का मिलेगा, उसके क्राइटेरियाज हैं। क्या हमने तो मुफ्त दिया है, हमारा मेडिकल तो बहुत वो है। चलिए इनके हेल्थ मॉडल की बात कर लेते हैं जी। कोविड के वक्त जब मोहल्ला क्लिनिक्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी दिल्ली की जनता को, तो मोहल्ला क्लिनिक्स ठप पड़े थे। इनके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक्स और दिल्ली के हॉस्पिटल्स में घटिया गुणवत्ता की और नकली दवाइयां वितरित हो रही हैं। मोहल्ला क्लिनिक्स में, और ये रिपोर्ट है कि मोहल्ला क्लिनिक्स में जो डायग्नोसिस कर रहे थे लोग, वो डॉक्टर थे ही नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था। उसके अलावा अगर आप पैथोलॉजिकल टेस्ट की बात करें, 20,000 से ज्यादा गोस्ट पेशेंट्स यानी फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट प्रिस्क्राइब करे गए हैं ऐसे लोगों को जो थे ही नहीं। फोन नंबर्स लिखे गए हैं 10 बार 0 यानी 0000 या 9 बार 9999 10 बार, ऐसा तो फर्जीवाड़ा इन्होंने वहां पर करा है। आप किस हेल्थ मॉडल की बात करते हैं? अब हम बात करते हैं एजुकेशन मॉडल की। इन्होंने टारगेट रखा 7,000 क्लासरूम्स का, बनाए 4,000, पैसे ले लिए 6,000 के। तो देखिए जो तथ्य है सामने, मैं आपको कह रही हूं ना,
आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक ब्लैक कलर की डायरी झलकाते थे जिसमें 500 करोड़ का एक क्लब करप्शन का ये कहते थे। उसमें कांग्रेस के कई बड़े कद्दावर नेताओं का नाम भी था। ऐसा लगता है जैसे आम आदमी पार्टी ने इतने घोटाले करे हैं कि आज उसी 500 करोड़ के क्लब की मेंबरशिप का क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया है। अच्छा बांसुरी जी, आपको क्या लगता है कि एक पार्टी जिसने एक पार्टी के खिलाफ अपनी जो है पॉलिटिकल यात्रा जो है शुरुआत की और दिल्ली में उसी पार्टी के साथ आपको आकर खड़ा होना पड़ गया है या उसको आपको साथ लेकर चलना पड़ गया, इसकी क्या मजबूरियां हैं? स्वार्थ की मजबूरी है, सत्ता का मोह इसकी मजबूरी है। इन्होंने केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार करा है, कोई विकास का कार्य नहीं करा, इसीलिए मोदी गवर्नमेंट को अकेले चुनौती देने में असमर्थ है। आप ये देखिए, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, आम आदमी पार्टी ने हमेशा सत्ता कांग्रेस से छीनी है और आज उन्हीं के साथ इनको गठबंधन करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ बीजेपी को हराना है। आप राजनीति इतनी नकारात्मक धुरी पे नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम मोदी जी को हेट करते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। और अगर आपकी युति की धुरी यही है ना, तो पक्का आपका गठबंधन जो है वो टिकेगा नहीं। चलिए, मैं आपकी लोकसभा सीट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। बहुत हाई प्रोफाइल सीट है और एक ये भी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हुआ, लेकिन बांसुरी स्वराज के नाम की इतनी चर्चा क्यों हुई? क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ से बांसुरी स्वराज का खासतौर पर नाम का जिक्र जो है वो किया गया? इसकी क्या वजह है? ये तो जाकर आपको उनसे पूछना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब देने में तो मैं समर्थ नहीं हूं। अच्छा, आप लोकसभा चुनाव की जो आपकी जो सीट है उसके लिए आपका क्या रोड मैप है? जी, मेरा रोड मैप ये है कि एक तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लास्ट माइल तक एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना। दूसरा, जैसे मैंने कहा, आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू नहीं है, उसकी आवाज उठाना। दिल्ली के लोकल मुद्दों में एक साफ पानी और साफ हवा, ये दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं। इनकी स्ट्रैटेजी भी है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं। अगर जनता जनार्दन मुझे चुनकर भेजती है तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करूंगी। अच्छा, अगर ओवरऑल सीटों की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए 400 पार और 370 बीजेपी के लिए जो एक टारगेट रखा है, दिल्ली उसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगी? ओवरऑल आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? 100% कंट्रीब्यूट करेगी, 7 में से 7 देंगे। और जो मॉडल का जो जिक्र किया आपने कि ये सारे मॉडल जो होंगे जहां पर लूप होल्स हैं, क्योंकि चाहे वो शिक्षा का मॉडल हो चाहे वो मेडिकल का जो मॉडल हो, उसके लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? जी, पुरजोर आवाज उठाने वाली हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार के कुकर्मों के खिलाफ संसद में। महिला शक्ति वंदन का जो बिल है वो लेकर वर्तमान सरकार लेकर आई, जो है बांसुरी स्वराज उसके बारे में क्या सोचती हैं? और खासतौर पर एक महिला होने के भी नाते और एक जो है पार्टी से नई दिल्ली जैसी जगह से अगर उम्मीदवारी जो है मिले। जी, मैं ये कहूंगी कि बहुत ही इसका स्वागत है और मुझे लगता है 27 बरस पुराना विघ्न जो महिला आरक्षण में था वो मोदी जी ने हर लिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए संसद में और विधानसभा में, ये तो महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप है। और आप ये देखिए, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन आप दिल्ली का समीकरण देखिए, 7 में से 2 सीटों पर पहले ही मातृशक्ति को उतार दिया गया है, मुझे और कमलजीत सहरावत जी को। दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस आम आदमी पार्टी की युति देखें, अभी तक एक भी उम्मीदवार महिला नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन मिला है एक महिला के तौर पर भी, ये और ज़्यादा जो है मजबूत करेगा इन चीज़ों को कि महिलाएं, और ख़ासतौर पर राजनीति के अंदर, क्योंकि वो जो भागीदारी है वो नज़र नहीं आती है और इसीलिए शायद इसकी कोशिश भी जो है वो की गई। ये भागीदारी आपको मोदी सरकार में बिल्कुल नजर आती है। अगर आप मोदी 1 देखें तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सीसीएस में, वो पहले प्रधानमंत्री है राष्ट्र के भारत की पूरी हिस्ट्री में जहां सीसीएस में एक नहीं बल्कि 2 महिलाएं थी। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय सुषमा स्वराज जी भी तब थी। अगर आप करंट कैबिनेट देखें तो 10 मंत्री महिला मंत्री हैं, जो अभी तक का लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन मोदी सरकार में तो पहले ही दिखती है। अच्छा, मैं एक बार फिर से वही थोड़ा सा समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का
जिस या फिर क्योंकि सबसे बड़े चैलेंजर जो आपके हैं वो अपोजिशन जो इस वक्त आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है वो इंडिया अलायंस ही है। क्या आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या गिरफ्तार होने जा रहे हैं, जो बार बार दावा कर रहे हैं कि अब बीजेपी के नेताओं को इसकी जानकारी है, हमें जानकारी नहीं है? ये भविष्यवाणी केवल आम आदमी पार्टी के लीडर्स करते रहते हैं। बाकी मैं देखिए ज्योतिष ज्ञान जानती नहीं हूँ, जो होगा वो देखी जाएगी। अब दिल्ली की जनता से आप क्या जो है अपील करना चाहेंगी एक उम्मीदवार के तौर पर भी, और साथ ही दिल्ली की जनता जो कि सिरमौर इस बार जो है वो चुनने जा रही है 7 सीटों के ऊपर, देश की जनता से क्या जो है आप कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता से विनम्र निवेदन करूंगी कि 25 मई को जाकर अपना मतदान जरूर दें। और आचार संहिता लग गई है, इसलिए आपके चैनल पर वोट नहीं मांग सकती। बिल्कुल। पर मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता विकास को चुनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बांसुरी जी, आने वाले चुनाव के लिए भी, और जिस तरीके से आप उम्मीद यहाँ पर जो है वो कर रही हैं। बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। तो बांसुरी स्वराज लोकसभा उम्मीदवार नई दिल्ली सीट से बीजेपी की तरफ से दावा यही कर रही है कि पूरी तरीके से जनता जो है वो एक बार फिर से अपना जो भरोसा है दिल्ली की और पूरे देश की वो बीजेपी पर जताएगी।